हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। इस वीडियो के अंदर हम वो सब टॉपिक कवर करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या है, ज़रूरी है। जैसे हम कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, उनकी जो डेफिनेशन होती है, वो सब चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो आज हमारे टॉपिक्स क्या होंगे? आज के हमारे टॉपिक्स होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ रिलेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, उनके टाइप्स पढ़ेंगे कि रिलेशन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। इन सब रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो नॉलेज हमारी जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। यानी क्लास 11th के अंदर जो चैप्टर है सेट, फर्स्ट चैप्टर जो है सेट एंड सेकंड चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उनका जो नॉलेज है वो इस चैप्टर के अंदर काम आएगा हमारे लिए। तो हम इसके लिए हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम जो रिलेशन का बेसिक नॉलेज है यानी सेट से स्टार्ट करते हैं। आपको इस सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में अगर पूरी तरीके से नॉलेज लेनी हो तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए। वहाँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 की कंप्लीट थ्योरी वहाँ आपको मिल जाएगी। वो भी एक्सरसाइज ऑल क्वेश्चन वहाँ पे क्या किए हुए हैं, एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व्ड है। तो आप प्लीज़ विज़िट कीजिए मेरे चैनल पे, आपको वहाँ सेट और उनके बारे में पूरी नॉलेज मिल जाएगी। यहाँ इस वीडियो के अंदर हम स्टार्टिंग करेंगे कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ी है उनका एक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेट के बारे में। व्हाट इज़ अ सेट? सो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ well-defined collection of objects। जैसे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स को लेकर क्या करें, उनका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बना ले, उनको एक व्यवस्थित तरीके से क्या करें, अरेंज करें, तो वो कैसा कहलाएगा, एक सेट बन जाएगा। इन सेट को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर यानी अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। जैसे इन सेट को हम प्रेजेंट करते हैं इन सेट को प्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू। तो इन सब कैपिटल लेटर्स के थ्रू हम इन सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इन सेट को क्या कर सकते हैं, हम दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म में इसकी रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म में इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जब हम जो किसी सेट के एलिमेंट्स हैं यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या करें, हम ब्रैकेट के अंदर कॉमा के थ्रू डिफरेंस करते हुए अगर प्रेजेंट करें। जैसे हमारे पास कुछ एलिमेंट है ए, बी एंड सी एंड डी। इन एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर कॉमा के थ्रू डिफरेंसेस करते हुए अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें तो ये क्या बन जाएगी, उसकी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स को क्या करते हैं, लैंग्वेज फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करते हैं। लैंग्वेज फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। कोई भी एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, लैंग्वेज फॉर्म के। जैसे एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, जैसे हमने क्या प्रेजेंट किया, एक्स इज़ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 2 3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये क्या हो गई, उसकी एक लैंग्वेज फॉर्म हो गई। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। एक और चीज़ है सेट के अंदर होती है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम प्रेजेंट करते हैं फाई के थ्रू, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट क्या हो, प्रेजेंट नहीं हो, एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंटेड। अगर एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो तो वो सेट कैसा हो जाएगा, यानी एक ब्लैंक सेट जो है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, एक एम्प्टी सेट बोलते हैं। नॉन एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट होते हैं, अगर एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट आर प्रेजेंटेड, देन वो सेट कैसा हो जाएगा, एक
नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। एलिमेंट्स अगर उसके अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कैसा बन जाएगा, एक नॉन एम्प्टी सेट बन जाएगा। क्लियर। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हो, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है P एंड दूसरा नॉन एम्प्टी सेट है Q, तो P और Q के जो भी एलिमेंट होंगे, P एंड Q के जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में क्या होगा, अगर हम उनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं। क्लियर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स कैसे प्रेजेंट करेंगे, P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर, यानी P एंड Q, वेयर P बिलोंग्स टू कैपिटल P सेट P एंड Q बिलोंग्स टू स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स नहीं, सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, जब हम कोई दो नॉन एम्प्टी सेट ले P एंड Q, तो उनका क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट क्या होगा, उनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, जहाँ से जो पहला एलिमेंट होगा वो किससे आएगा, पहले सेट से आएगा, एंड जो दूसरा एलिमेंट होगा, यानी जो पहला एलिमेंट क्या है P, वो कौन से सेट से आ रहा है, फर्स्ट सेट से आ रहा है, एंड दूसरा एलिमेंट जो है Q जो है वो कौन से सेट से आ रहा है, सेकेंड सेट से आएगा। क्लियर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, ये तो हो गया सेट। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। जैसे हमारे पास दो सेट से नॉन एम्प्टी सेट कौन कौन से हैं, P एंड Q। अगर जो इनका जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, ये वाला जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, इनके सबसेट, इनका जब हम क्या लेते हैं, सबसेट लेते हैं। सबसेट मतलब क्या हुआ कि इनमें से कुछ कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स का हम क्या बना दे, एक सेट बना दे, ऑर्डर्ड पेयर्स को लेकर हम उसका क्या बना दे, एक सेट बना दे, तो वो क्या कहलाएगा, उसका रिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। ये सब चीज़ें हम जो है क्लास 11th के अंदर पढ़ चुके हैं। आपको उसकी कंप्लीट थ्योरी जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सो प्लीज़ विज़िट माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल ग्रुप्स, फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी रिलेशन। जैसे हमने एम्प्टी सेट की बात की थी, उसी तरह एक क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन भी होता है। तो एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर। क्या अगर किसी रिलेशन के अंदर, जैसे हमारे पास कोई रिलेशन है, जैसे हमने मान लिया रिलेशन आर इज इक्वल्स टू क्या हो, अगर नॉन एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट करते हैं, फाई के थ्रू डिनोट करते हैं। फाई मीन्स क्या होता है, नॉन एम्प्टी, यानी फाई मीन्स क्या होता है, एम्प्टी सेट, सॉरी फाई मीन्स होगा एम्प्टी, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो प्रेजेंटेड नहीं है। तो एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर क्या हो, जो एक रिलेशन जो किसी सेट से क्या कर रहा हो, बिलोंग कर रहा हो, उस रिलेशन के अंदर उस सेट का कोई भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो रिलेशन कैसा कहलाएगा, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। सो आर इज इक्वल्स टू पाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी अगर जैसे हमारे पास कोई भी एक सबसेट है ए, हमने मान लिया एक सेट है हमारे पास ए, किसका है 1, उसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये एलिमेंट है। अगर हम एक ऐसा रिलेशन बनाएं, ये क्या बता रहे हैं हम, एग्जाम्पल बता रहे हैं एम्प्टी रिलेशन का, एक ऐसा रिलेशन बताएं, यानी आर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक ऑर्डर्ड पेयर का क्या हो, सेट हो, जिसके अंदर सच दैट ए माइनस बी, उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या मान लिए हम, 10 मान लिए।
तो अगर रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सेट ए। तो हमें ए और बी कहाँ से लेने हैं, सेट ए के एलिमेंट लेने हैं। तो हम देखते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स के बीच कोई भी एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट नहीं हो जिनके बीच में क्या रिलेशन हो, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 10 हमें रिलेशन मिले। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो रिलेशन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई। यानी जब किसी रिलेशन के अंदर उस सेट को बिलोंग करते हुए कोई भी ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो जो उस रिलेशन को क्या करते हो, बिलोंग करते हो या सेटिस्फाई करते हो, तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। क्लियर। तो एम्प्टी रिलेशन कैसा रिलेशन होगा, जिसके अंदर सेट का कोई भी एलिमेंट जो हो वो क्या करता हो, प्रेजेंट नहीं हो, यानी वो पूरी तरीके से अगर खाली है, यानी उस सेट रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट या ऑर्डर्ड पेयर का सेट कोई भी प्रेजेंट नहीं हो, तो वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन, नाम से ही पता चलता है यूनिवर्सल का मतलब क्या होता हो, जो सब चीज़ें उसके अंदर क्या हो, इंक्लूड हो जाए। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जब सब चीज़ें किसी सेट के अंदर या किसी एलिमेंट के अंदर क्या हो या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल बोल देते हैं। तो रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल relation if each element of A is related to every element of A। अगर जो रिलेशन R है उसका हर एलिमेंट जो हो सेट A को क्या करता हो, बिलोंग करता हो, तो वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू A क्रॉस A हो। यानी उस रिलेशन के अंदर उस सेट के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे ऑर्डर्ड पेयर क्या हो, अगर उसके अंदर कवर हो जाए, तो हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन के जैसे हम बारे में बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो, एक हम क्या ले लेते हैं, एक रिलेशन लेते हैं आर। जैसे हमारे पास एक कोई सेट हो, ए सेट है हमारे पास 1 and 2। क्लियर। तो अगर हम उसके जो ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर मतलब ए क्रॉस ए, जब हम उसका फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, 1 and 1, 1 and 2। क्लियर। तो ये क्या बन गया इसका, ए क्रॉस ए। अगर कोई रिलेशन है जिसके अंदर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या हो, प्रेजेंट हो, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या हो इसके अंदर प्रेजेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा, इसका एक यूनिवर्सल सेट हो रिलेशन हो जाएगा। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन, बिकॉज यूनिवर्सल रिलेशन बिकॉज आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। जब रिलेशन जो हो वो किसके इक्वल हो जाए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, तो वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो क्या डेफिनेशन है इसकी, अ रिलेशन आर इन अ सेट A is called reflexive if A ordered pair A and A belongs to R for every A belongs to A। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या हो, एक ऐसा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हो जिसके एलिमेंट, दोनों जो एलिमेंट हो किसको बिलोंग करते हुए हो, उस सेट को बिलोंग करते हैं। जैसे A बिलोंग्स टू, हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट हो, A बिलोंग्स टू A, हमने किसी सेट से कोई एलिमेंट लिया, A एलिमेंट लिया, तो अगर उन दोनों उस एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर, यानी दोनों एलिमेंट्स के आने से होने चाहिए उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर इक्वल होने चाहिए, और वो उस रिलेशन को बिलोंग करता हो, तो वो कैसा सेट हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव, कैसा सेट हो रिलेशन हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास कोई सेट है, ए सेट हम मान लेते हैं 1 and 2। क्लियर। अगर हम उनके ऑर्डर पेयर, हम उसका ऑर्डर पेयर का क्या बनाएं, एक सेट बनाएं। जैसे कोई हमारे पास रिलेशन है, यहाँ पे हमारे पास कोई रिलेशन हो आर, आर इज इक्वल्स टू हम रिलेशन लेते हैं ए एंड बी सच दैट ए एंड बी इज
नेचुरल नंबर लेस देन 3, यानी 3 से छोटे जो क्या हो रिलेशन, 3 से छोटा क्या होना चाहिए एक नेचुरल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर। तो हम क्या लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर 3 से छोटे का क्या बन जाएगा, जैसे 1 1 बन गया, 1 2 बन गया, 2 1 बन गया एंड 2 2 बन गया। तो यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू 1 क्या होगा, बिलोंग्स टू आर, एंड 2 बिलोंग्स टू 2 क्या है, आर। तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव, इट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी उस सेट से कोई भी एलिमेंट हम क्या लेते हैं, चूज़ करते हैं, और उनका ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन के अंदर अगर प्रेजेंट हो तो वो रिलेशन कैसा बन जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। इसी के थ्रू हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन के तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। व्हाट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक इज, कोई भी चीज़ सिमेट्रिक कैसे होती है, यानी अगर हम उनका ऑर्डर क्या कर दे, चेंज कर दे, फिर भी अगर वो उसके क्या हो, इक्वल हो। जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट का पेयर है ए एंड बी, तो अगर इस ऑर्डर पेयर को हम किसके इक्वल लिख सके, बी ए के इक्वल लिख सकें, तो ये कैसा पेयर बन गया, एक सिमेट्रिक। जब ऑर्डर पेयर ए बी किसके इक्वल हो, बी ए के इक्वल हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक। यानी जब हम किसी भी पेयर के क्या कर दे, ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दे, फिर भी वो अगर इक्वल हो तो वो कैसे कहलाते हैं, सिमेट्रिक कहलाते हैं। तो इस सिमेट्रिक के थ्रू हम डेफिनेशन को समझते हैं। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक इफ A1 and A2 belongs to R implies that A2 and A1 belongs to R। अगर हमारे पास, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं A1 एंड A2, जो है वो किसी सेट A को हम क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो कोई भी रिलेशन जो होगा वो सिमेट्रिक कैसे होगा, जैसे अगर हम कोई भी उनका पेयर लेते हैं A1 और A2, जो है क्या इम्प्लाई करते हो, इज इम्प्लाई टू A2 A1। यानी अगर A1 A2 भी क्या हो, R को, रिलेशन R को बिलोंग कर रहा हो, और A2 A1 भी रिलेशन R को बिलोंग कर रहा हो, तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। जैसे हमने कोई रिलेशन R है, उसका कोई भी एलिमेंट ले लिया 1 एंड 2, अगर उसी एलिमेंट के अंदर 2 एंड 1 भी प्रेजेंट हो, 2 एंड 1 भी प्रेजेंट हो, तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि 1 एंड 2 बिलोंग्स टू तो क्या होगा, R होगा, एंड ऑल्सो 2 एंड 1 भी क्या है, बिलोंग्स टू R है। यानी दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, एक ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। R इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक रिलेशन। इसी के थ्रू हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ट्रांजिस्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम किसी दो एलिमेंट के बीच रिलेशन बनाया, जैसे हमने क्या लिया, अगर ए ट्रांजिस्टिव का मतलब क्या होता है, अगर ए इज इक्वल्स टू बी माना हमने और बी इज इक्वल्स टू सी माना, तो इन दोनों रिलेशन के थ्रू हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, सी। हमें ए और सी के बीच में यहाँ पे कोई भी रिलेशन हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, फिर भी क्या मिलता है हमें, इन दोनों रिलेशन के थ्रू ए और सी के बीच में हमें क्या मिल जाता है, एक रिलेशन मिल जाता है। तो इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एक ट्रांजिस्टिव रिलेशन बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टिव क्या होता है, अ रिलेशन इज कॉल्ड a relation R of a set A। A relation R of set A is called transitive
इफ़ A1 एंड A2, जैसे हमने माना A1 A2 एंड A3 जो है किसी सेट A के क्या है, एलिमेंट है। अगर उस सेट में से हमने दो एलिमेंट को चूज़ किया, A1 और A2 को चूज़ किया, अगर वो किस को बिलोंग कर रहे हैं, R को बिलोंग कर रहे हैं, एंड दूसरा जो ऑर्डर पेयर था A2 एंड A3 भी है, वो क्या कर रहे हैं, रिलेशन R को बिलोंग कर रहे हैं। अगर इन दोनों से हमें मिल जाए कि A1 और A3 जो है ऑर्डर पेयर, अगर वो भी R को बिलोंग करे तो वो कैसा रिलेशन हो जाएगा, एक ट्रांजिस्टिव रिलेशन बन जाएगा। ट्रांजिस्टिव रिलेशन, जैसे हमने इन दोनों इक्वेशन के थ्रू हमें क्या मिल जाती है, एक नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाती है जिनमें ए और सी के बीच में कोई भी हमें रिलेशन नहीं पता था, लेकिन इन दोनों इक्वेशन के थ्रू हमें क्या मिलता है, उनका एक रिलेशन मिलता है। इसी तरह अगर हम कोई भी एक एलिमेंट, एक पेयर जो है वो क्या कर रहा है, रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, और दूसरा पेयर भी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, अगर उनमें से कोई भी एलिमेंट का रिलेशन जो है, उनमें से बाकी दो एलिमेंट का रिलेशन जो है वो उस रिलेशन के अंदर क्या हो, प्रेजेंट हो, वो ऑर्डर पेयर उस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हो, तो वो रिलेशन कैसा बन जाता है, ट्रांजिस्टिव हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास किसी रिलेशन के अंदर, जैसे आर जो है वो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर लेते हैं हम, 1 एंड 2 ले लिया, 2 एंड 3 ले लिया। अगर उस ऑर्डर पेयर के अंदर 1 एंड 3 भी अगर प्रेजेंट है तो वो रिलेशन कैसा बन जाएगा, एक ट्रांजिस्टिव रिलेशन बन जाएगा, बिकॉज 1 एंड 2 बिलोंग्स टू आर, 2 एंड 3 बिलोंग्स टू आर, एंड ऑल्सो 1 एंड 3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर, विच इज़ कॉल्ड अ ट्रांजिस्टिव रिलेशन। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन एंड लास्ट डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो इन सारे, जो हमने अभी तक तीनों रिलेशन पढ़े, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव, एक ऐसा रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिस्टिव भी होना चाहिए। अगर वो तीनों कंडीशंस को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, तो वो रिलेशन कैसा हो जाता है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए के पास कंपल्सरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस रिलेशन आर को क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, उस रिलेशन आर को सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और उस रिलेशन आर को ट्रांजिस्टिव भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए उस कोई भी एलिमेंट ले ले, उसको अगर उस बिलोंग्स टू होना चाहिए आर। सिमेट्रिक के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ए एंड बी, अगर कोई भी एलिमेंट बिलोंग्स टू आर है, देन बी एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ट्रांजिस्टिव के लिए अगर ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या है, उसके पास आर है, एंड बी एंड सी बिलोंग्स टू क्या है, रिलेशन आर है, देन एम्प्लाई क्या होना चाहिए हमारे पास, ए एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। सो क्लियर है हमारे पास यहाँ पे चीज़ें कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए उसे तीनों कंडीशन, यानी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव, तीनों कंडीशन को अगर कोई भी रिलेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। सो यहाँ पर हमारी कंप्लीट थ्योरी हो जाती है एक्सरसाइज 1.1 के लिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, अच्छी तरीके से देखें, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए और कीप सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।